नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियाज वर्ल्ड में। मैं हूं नगमा, मेरे साथ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन संजय जोशी। इस हफ्ते दुनिया में बहुत कुछ दिलचस्प हुआ है। अमेरिका में बहुत कुछ ऐतिहासिक हुआ। कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट के पद का नॉमिनेशन जो है वो औपचारिक तौर पे स्वीकार किया। इसके अलावा भी दुनिया में कई ऐतिहासिक घटनाएं लगातार हो रही हैं और इनका असर अलग अलग देशों पर किस तरह से पड़ रहा है। हमने देखा कि अरब और इजराइल रिश्तों में काफी बदलाव आ रहा है। यूएई और इजराइल के बीच में समझौता हुआ जिसकी चर्चा हमने पिछले हफ्ते की थी, लेकिन इसके मद्देनजर किस तरह से पश्चिमी एशिया में हालात बदल रहे हैं, वहां पर अमेरिका हो, चीन हो, रशिया हो, इन सब का क्या हित है और क्या खेल वहां चल रहा है, ये एक बात है। और साथ साथ कोविड-19 जो महामारी फैली, उसके साथ हमने ये भी देखा है कि तमाम नेता जिसमें विफल हो रहे हैं अपने अपने देशों में, रोजगार के मामले में या बीमारी को कंट्रोल करने के मामले में, वो एक बड़े पैमाने पर राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं। तो एक बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद भी तमाम जगह पर नजर आ रहा है। इन सब मुद्दों पर हमारी नजर होगी। शुरुआत अरब इजराइल रिश्ते के मद्देनजर संजय जी मैं वहां से करना चाहती हूं कि जो पश्चिमी एशिया है वहां पे जिस तरह से यूएई और इजराइल के बीच में एक समझौता हुआ और हमने देखा कि पाकिस्तान इससे नाराज है, लेकिन सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ते थे उसमें भी अब काफी दरार आई है। वहां पे जब बाजवा गए तो उन्हें उनसे मुलाकात तक नहीं की वहां के क्राउन प्रिंस ने। फिर उसके बाद वो विदेश मंत्री चीन गए, फिर एक जॉइंट स्टेटमेंट वहां पर से साझा बयान जो है वो जारी किया गया। तो एक तो इनके रिश्तों में दरार, अरब दुनिया जो है वहां पे सऊदी अरब बहुत साफ तौर पे अब ऐसा नहीं कि इस्लामिक देश होने के नाते पाकिस्तान की सहायता को तैयार है, उनकी प्राथमिकता भी बदल रही है। इन तमाम चीजों को किस तरह से आंकते हैं आप? देखिए, अर्थ का खेल सबसे बड़ा खेल होता है और वास्तव में जो ये कई सारी घटनाएं घट रही हैं, अगर आप पश्चिम एशिया में देखें, एक तरीके से लोग कह रहे हैं कि तेल का जमाना चला गया। तेल की जो क्षमता थी, जो शक्ति थी, ऑयल पॉलिटिक्स की, वो आज नहीं बची है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आज जो एक पश्चिम एशिया में उबाल आ रहा है, खासकर जो ईस्ट मेडिटेरेनियन में उबाल आ रहा है, उसका बहुत कुछ लेना वही पुराने जो ये आर्थिक झगड़े हैं, किसका रिसोर्सेस पर, ऑयल रिसोर्सेस पर, गैस रिसोर्सेस पर कब्जा रहे, उनका एक बहुत बड़ा योगदान इस सब में है। और सऊदी अरेबिया, अगर आज की स्थिति आप देखते हैं तो किन देशों के बीच में वास्तव में कंपटीशन है तेल बेचने के लिए। आप जानते हैं कि तेल की कीमतें बुरी तरह गिर चुकी है और अप्रैल में तेल $16 के आसपास पहुंच गया था। तो आज जो है सऊदी अरेबिया, अमेरिका, रूस, ये दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं और इनमें आपस में भी कंपटीशन है। ऐसा नहीं कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका पूरी तरह से एक साथ हैं जहां तक तेल का खेल है। शुरू के जमाने में सऊदी अरेबिया जब अमेरिका सऊदी अरेबिया से भारी मात्रा में तेल खरीदता था, तब उनका एक अलग रिश्ता था। आज अमेरिका और सऊदी अरेबिया कॉम्पिटिटर है और सऊदी अरेबिया को जो बायर्स हैं, जिसमें भारत शामिल है और जिसमें चीन शामिल है, उनको उनके साथ नजदीकी रिश्ते बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए जो ये एक खेल चल रहा है, जो ये तरीके से एक तरह से इक्वेशंस बैठ रहे हैं इस पूरे इलाके में, ये इतने कॉम्प्लेक्स इस वजह से होते जा रहे हैं। और ईस्ट मेडिटेरेनियन में जहां हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे तुर्की का भी जो पूरा आप एक गठजोड़ लिबिया में देख रहे हैं, लिबिया में जो तमाशा हो रहा है, बहुत हद तक उसका जो जड़ है उस कॉन्फ्लिक्ट की, वो है जो ईस्ट मेडिटेरेनियन में 2015 में एक इटालियन कंपनी ENI ने भारी मात्रा में गैस रिसोर्सेज डिस्कवर किए। ये साइप्रस के गैस रिसोर्सेज थे, जोहर का फील्ड जो निकला था। तो इसको लेकर के जो झगड़ा शुरू हुआ है, पुराना झगड़ा तो चल ही रहा था तुर्की और साइप्रस के बीच में, बाउंड्रीज को लेकर के, तुर्की और ग्रीस को बाउंड्रीज के बीच में लेकर के। लेकिन उन झगड़ों में ज्यादा जो जोर आया वो तब आया जब यहाँ रिसोर्सेज मिल गए। और आज जो हम एक देख रहे हैं, जो एक मेस बना हुआ है वहां पे, किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किस तरफ लड़ रहा है। उसकी जो जड़ में अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि कौन किस तरफ लड़ रहा है, कौन किसकी सहायता कर रहा है, उसका पूरा लेना देना इसी तेल के खेल से।
अभी भी ये तेल का खेल वहां पर चल रहा है, और कौन किस तरफ है इसको अगर हम दोबारा समझे तो किस तरह से जो इक्वेशंस हैं यहाँ पर वो क्या बदले हैं। अमेरिका यहाँ पर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी रहा है, लेकिन अमेरिका अब अकेला या बहुत बड़ा खिलाड़ी पश्चिमी एशिया में नहीं है। जी हाँ, अमेरिका का जो है, अगर आप देखें ओबामा के जमाने से, जब से अमेरिका में शेल गैस रेवोल्यूशन शुरू हुआ, तो अमेरिका का जो कोर इंटरेस्ट था सऊदी अरेबिया में वो कम हो गया, क्योंकि अमेरिका खुद एक बहुत बड़ा तेल का प्रोड्यूसर बन गया। वो खुद तेल आयात करने लगा। आज अमेरिका कोशिश करता है कि वो तेल और गैस खुद जाकर के दूसरे देशों में बेचे। भारत को बेचना चाहता है, यूरोप को बेचना चाहता है, दूसरे देशों में बेचना चाहता है। और जब तेल की रूस और सऊदी अरेबिया का झगड़ा होता है तेल की कीमतों लेकर के, जैसा कि अप्रैल में भारी झगड़ा हुआ और कीमतें इतनी बुरी तरह गिर गई, तो अमेरिका में शोर उठा, अमेरिकी सेनेटर्स ने शोर उठाया कि सऊदी अरेबिया हमारा नुकसान कर रहा है, हम इसकी रक्षा करते हैं, हम यहाँ सैनिक भेजते हैं और हमारे ही प्रोड्यूसर्स को ये नुकसान पहुंचा रहा है कीमतें इतनी बुरी तरह से गिरा करके। तो सऊदी अरेबिया अमेरिका का भी ऐसा नहीं कि बहुत सीधा संबंध है। तेल के मामले में आज उनकी स्थिति कुछ सालों से जो पहले स्थिति थी उससे बिल्कुल भिन्न है। तो यहाँ पर अगर आप पूरा एनालाइज करते हैं इस स्थिति को, तो देखिए, जब ईएनआई ने ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में जोहर गैस फील्ड डिस्कवर किया 2015 में, तो उसने फिर जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, क्योंकि ईएनआई के अपने इजिप्ट में भी इंटरेस्ट है, इजिप्ट में उसके एलएनजी टर्मिनल्स हैं, तो उन एलएनजी टर्मिनल्स को ले से वो गैस निकाल करके साइप्रस के क्षेत्र से, ग्रीस के क्षेत्र सबसे निकाल करके उसने इजराइल से भी समझौता कर लिया, क्योंकि इजराइल का भी जो ये पूरा गैस फील्ड है, इजराइल का भी इसमें हिस्सा था। तो उसने सबसे समझौता कर लिया कि कैसे इस गैस को लिक्विफाई करके वो यूरोप को बेचेगा। तो वहीं से जो है तुर्की जो है बीच में बिल्कुल एक अलग थलग पड़ गया, क्योंकि जो टर्किश इंटरेस्ट थे, जो पूरे ईस्ट मेडिटेरेनियन का बंटवारा किया गया, इस कोस्टलाइन का एक सेविल समझौता इन लोगों ने किया था, यूरोपीय देशों ने, ईयू ने किया था डिमार्केशन, तो उसमें तुर्की के हितों का बहुत हद तक नुकसान हुआ था, उसकी अनदेखी की गई थी। जिस तरीके से हम साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट्स की बात करते रहते हैं कि छोटे छोटे आइलैंड को लेकर के अपनी मैरीटाइम बाउंड्रीज चीन बढ़ाता जा रहा है, यूरोप ने वही काम किया। और ये झगड़ा वहां पर जब शुरू हुआ, तो तुर्की ने जाकर के लीबिया में जीएनए के साथ जो समझौता किया कुछ वर्ष पूर्व, जीएनए की जो सरकार है, जो वास्तव में यूएन रिकॉग्नाइज सरकार है त्रिपोली में, उसके साथ समझौता किया और अपनी मैरीटाइम बाउंड्री उसने डिक्लेयर कर दी, जिसमें उसने दूसरी तरफ से दिखा दिया कि ये सारा इलाका मेरा है। तो यहाँ ये झगड़ा जो शुरू हुआ है, जो नेटो में फूट पड़ी है, उसकी जड़ में बहुत हद तक ये जो ईस्ट मेडिटेरेनियन के रिसोर्सेज हैं, ये बहुत हद तक एक पार्ट प्ले करते हैं। तो ये जो आगे चल करके, जैसे ही तुर्की की देखिए एम्बिशन, तुर्की का एम्बिशन था कि वो रीजनल गैस हब बनेगा। जब ईरान से समझौता हुआ, ईरान से जेसीपीओ हुआ, तो तुर्की सपने देखने लगा था कि उसकी जो पोजीशन है वो ऐसी पोजीशन है कि वो रूस की गैस, ईरान की गैस, सारी गैस लेकर के अपने यहाँ उसको पूल करके यूरोप में बेचेगा। तो अपने को बड़ा मेजर प्लेयर के रूप में वो देखा। जब ये झगड़े शुरू हुए, ईरान अलग हो गया, ईरान से जेसीपीओ टूट गया, ईरान पूरी जो विश्व मंडली से बाहर हो गया, सबने इसको बाहर निकाल दिया अमेरिका ने, तो तब रूस टर्की के इफेक्ट हुए और उसके बाद ही मेडिटेरेनियन का डिस्प्यूट शुरू हुआ। तो ये खेल चलता रहा, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि जब जीएनए के साथ तुर्की ने समझौता किया, तो ये मैरीटाइम बाउंड्रीज अगर रीडिफाइन हो जाती हैं तो रूस का हित अफेक्ट होता है। रूस नहीं चाहता, वास्तव में नहीं चाहता कि जो तुर्की है वो रीजनल गैस ट्रेडिंग हब बने, क्योंकि रूस अपना वर्चस्व यूरोप के ऊपर बरकरार रखना चाहता है। सबसे बड़ा वर्चस्व उसका यूरोप के ऊपर है, वो ये है कि यूरोप की गैस, यूरोप की पूरी एनर्जी लाइफलाइन रूस से जुड़ी हुई है। ये रिश्ता यूरोप रूस से कभी नहीं तोड़ सकता है। और अगर तुर्की इसमें बीच में बड़ा रोल प्ले करने लगता है, तो यहाँ तुर्की और रूस के बीच में जो एक दरार है, वो दरार हमको समझनी चाहिए। इसीलिए आज जो हम देखते हैं, जो हफ्तार से लड़ाई चलती है ईस्ट और वेस्ट लीबिया में, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसमें रूस तुर्की के साथ नहीं है, उसमें रूस फ्रांस, इटली, अमेरिका, उनके साथ हफ्तार को सपोर्ट करता है। तो ये एक बड़ा दिलचस्प खेल खेला जा रहा है जो हमको ईस्ट मेडिटेरेनियन में देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ तुर्की जो है वो यहाँ पर एक बहुत ही कह सकते हैं कि इस्लामिक जो मुल्क हैं
उनके एक लीडर के तौर पर अपने को पेश करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे टर्की में एर्दोगान जो हैं वो राष्ट्रवाद का बड़े पैमाने पर सहारा ले रहे हैं। हागिया सोफिया के मामले में हमने देखा कि किस तरह वो अपने वोट बैंक को समेट कर राष्ट्रवाद और मजहब के नाम पर इकट्ठा कर रहे हैं। और ये तुर्की अकेले की बात नहीं है, ये दुनिया में कई देशों में देखा जा रहा है। तो खास करके कोविड-19 महामारी जब फैली और नेता जो हैं वो नाकाम हुए अपने अपने देशों में लोगों को रोजगार देने में या महामारी को कंट्रोल करने में, तो अब तो इस वैक्सीन को लेकर भी हम एक राष्ट्रवाद देख रहे हैं कि वैक्सीन कौन पहले बना लेगा। उसमें भी साइंस के ऊपर राजनीति हावी है और किसको वैक्सीन पहले दी जाएगी, रूस है, अमेरिका है, चीन है। तो ये जो राष्ट्रवाद इसको भी लेकर चल पड़ा है वो इस महामारी से जो असर हो रहा है उससे भी ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल सही आपने बोला। और ये राष्ट्रवाद के पीछे जो अगर आप जड़ देखें, ये वास्तव में आज के कमजोर होते हुए राष्ट्र हैं। आज के जो राष्ट्र हैं, जो राष्ट्र का स्वरूप है, वो जितना कमजोर होता जा रहा है उतना ज्यादा राष्ट्रवाद बढ़ता जा रहा है। देखिए, राष्ट्र जो है, जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, 19वीं सदी के राष्ट्र की बात करते हैं, 20वीं सदी के राष्ट्र की बात करते हैं, तो राष्ट्र एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति का स्रोत, जो कि साम दाम दंड और अर्थ, चार इसकी जो मुख्य दीवारें थी, इनके बूते पर खड़ा हुआ था। साम उसका था कि कम्युनिकेशन करके, बात करके, इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल करके, लोगों को मिला करके एक सबको एक राष्ट्र के एक झंडे के नीचे इकट्ठा किया जाए। दाम तो आप जानती हैं कि जो शक्ति राष्ट्र के पास होती है, दाम और दंड वो सब मिला करके, और दूसरा अर्थ जो कि इकोनॉमी है। तो ये जो चार दीवारें हैं, ये शने शने ढहती जा रही है। राष्ट्र का इन पर जो कंट्रोल है वो कम होता जा रहा है। और बड़े जो सबसे पहला जो कंट्रोल कम हुआ है वो अर्थ पर कम हुआ है, क्योंकि आपका कैपिटल ग्लोबलाइजेशन होने के बाद जो पूरा आर्थिक व्यवस्था है, जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, वो पूरे ग्लोबलाइज हो गए। जो राष्ट्र के पास शक्तियां होती थी अपने बॉर्डर्स में अर्थ को कंट्रोल करने की, कैपिटल फ्लोज के चलते जब वो आसानी से पैसा बटन दबा करके एक देश से दूसरे देश में सेकंड्स में चला जाता है, और भारत का पैसा अमेरिका में, अमेरिका का पैसा चीन में, चीन का पैसा कहीं अफ्रीका में, किसी भी आसानी से घुसपैठ करके दौड़ लगाता है, और राष्ट्र का इस पर कंट्रोल नहीं रहता। तो ये तंत्र व्यवस्था के जो ढहते स्तंभ थे, इनसे राष्ट्र वास्तव में कमजोर हुए। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था ने जोर पकड़ा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आखिर में जब आप इसको देखें कि जो मूल रूप से एक कमजोर, लचर और लाचार हो चुकी तंत्र व्यवस्था की पतंगबाजी अब शुरू हुई ट्विटर पर। पतंगबाजी रह गई कि अपने जो दम भरते हैं कि हम बहुत बड़े देश हैं, हम ऑटोमान एम्पायर का हिस्सा हैं, हमारी बहुत पुरानी सभ्यता है, एक कहानियां सुना के अपने लोगों को जो इकट्ठा करने का प्रयास है, ये नया राष्ट्रवाद उभर करके आज की दुनिया में एक पैठ जमाता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो टर्की में देखा जा रहा है, सीरियल्स चल रहे हैं राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के, राष्ट्रवाद को लेकर के तुर्की में चल रहे हैं, सब जगह चल रहे हैं। सब लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कितने बड़े राष्ट्र हैं, हमारी कितनी बड़ी सिविलाइजेशन है, हम तो दुनिया में सबसे अच्छे हैं। वो खेल चीन में हो रहा है, अमेरिका अपना अलग खेल खेल रहा है। अगर आप देखें तो अमेरिकन नेशनलिज्म का जो एक झंडा लेकर के ट्रंप आगे चलते हैं, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका सबसे आगे रहेगा, अमेरिका सबसे अच्छा देश है। तो ये जो राष्ट्रवाद है वास्तव में एक कमजोर राष्ट्र की निशानी है, मजबूत राष्ट्र की निशानी है। अमेरिका के जिस राष्ट्रवाद की आप बात कर रहे हैं, वहां पे उसमें नया क्या है? अमेरिका में ये अमेरिका फर्स्ट वाली बात जो है वो पहले भी रही, दूसरे राष्ट्रपतियों ने भी की, लेकिन अब क्या उसका स्वरूप बदला है, खास करके इस महामारी के बाद। और चूंकि चुनाव भी है वहां पर, और ट्रंप जिस किस्म का बहुत ही मुखर होकर जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उसका स्वरूप जो पहले जो राष्ट्रवाद था उससे किस तरह से अलग है? क्या इससे नुकसान है? किस तरह का खतरा है? व्यापार पर अलग अलग हमने देखा, सप्लाई चेन्स टूट रही हैं और व्यापार पर रोक लग रहा है, अपने अपने में दायरे में लोग सिमटे हुए हैं। कोशिश ये है कि अपने अपने राष्ट्र की सीमाओं को बांध कर रखा जाए, पर कैसे ये फर्क है जो अब तक था उससे? देखिए, जो पहले, अगर आपने सही बात कही कि राष्ट्रवाद तो पहले भी था, राष्ट्रवाद अमेरिकन नेशनलिज्म की पहले भी बात होती थी। तो अमेरिकी राष्ट्रवाद का जो पहले स्वरूप था उसमें एक बहुत बड़ा कंसेंसस था। कंसेंसस दोनों पार्टीज के बीच में था कि अमेरिका कैसा देश है, अमेरिका अपने इंस्टीट्यूशंस का देश है, अमेरिका नियमों का देश है, अमेरिका रूल ऑफ लॉ का देश है, अमेरिका के जो स्तंभ हैं, अमेरिका की जो जुडिशरी है, अमेरिका के जो लेजिस्लेचर है, जो अमेरिका में बैलेंस ऑफ पावर का सिस्टम है,
ये जो एक नैरेटिव चलता था अमेरिका के बारे में कि अमेरिका की शक्ति है अमेरिका के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, जी आज उन्हीं पर बार बार अमेरिका में प्रश्न होता है। तो ये जो फर्क है, जैसा मैंने कहा कि कमजोर होते हुए राष्ट्रों का राष्ट्रवाद हो रहा है, ये मजबूत होते हुए राष्ट्रों का राष्ट्रवाद नहीं है। तो अगर इंस्टीट्यूशंस कमजोर होते हैं, अगर जिन जिन स्तंभों पर राष्ट्र खड़ा है वो कमजोर होते हैं, तो कैसे राष्ट्र, कैसा राष्ट्रवाद, कैसी व्यवस्था? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो वास्तव में हमको 21वीं सदी में इसका सामना पूरी दुनिया को करना पड़ेगा, हर देश को करना पड़ेगा। नेता तो आगे आने वाले देशों का स्वरूप क्या होगा, जी जी उनमें कैसे इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, किस तरीके से वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ये पूरी चीजें अगर आप देखें तो फिर से इस सदी में रीडिफाइन होंगी, और किस प्रकार से रीडिफाइन होंगी ये अभी हमको देखना है। खत्म करने के पहले एक छोटी सी मिसाल के तौर पे अगर इसके समझें कि क्या कर रहे हैं शी जिनपिंग, एर्दोगान क्या कर रहे हैं, यहाँ भारत में क्या हो रहा है, अमेरिका में ट्रंप इसको किस तरह से हासिल करना चाह रहे हैं, और जिस तरह के राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार हो रहा है, क्या ये हासिल करना चाह रहे हैं जो नेता हैं इसके। यहाँ पे चुनाव है, हम जान रहे हैं अमेरिका में चुनाव है। एर्दोगान उस ऑटोमन एम्पायर की जो भव्यता है उसको दोबारा सबके सामने लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। पर किस तरह से ये अलग अलग देशों के मिसाल देखते हुए, चीन भी वही कर रहा है, पाकिस्तान में भी बल्कि कोशिश हो रही है, हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं, और इसको एक ढाल बनाकर जो नौकरियां कम हो रही हैं, लोगों के पास रोजगार छिन रहे हैं, गरीबी है, महामारी का संकट है, इन तमाम चीजों पर पर्दा डाला गया है। देखिए, रोटी कपड़ा मकान अगर नहीं है तो कम से कम को ये तो बताइए कि आपके पास राष्ट्र है, आपके पास सिविलाइजेशन है, आपके पास और कई चीजें जिसके लिए आपको जीना है। तो ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, क्योंकि किसी भी राजतंत्र का उद्देश्य रहता है कि कैसे वो सत्ता में रहे। तो सत्ता में बने रहने के लिए जो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस दिए जाते हैं कि अगले कुछ साल निकल जाए, समय बीत जाए, आगे आकर के अगली लड़ाई फिर से लड़ेंगे, तो ये एक शॉर्ट टर्मिज्म आ रहा है। ये कब तक चलेगा अभी हम कह नहीं सकते, और इसके परिणाम क्या होंगे वास्तव में। अगर अलग अलग राष्ट्रवाद, अलग अलग ढंग के राष्ट्रवाद आपस में दुनिया का भिन्न भिन्न एक नक्शा लेकर के चलते हैं, एक नया स्वरूप अपने दिमाग में लेकर के चलते हैं, तो इन राष्ट्रवादों में आगे आकर के क्लैश होना आवश्यक वो होगा। तो उस क्लैश से कैसा बचा जाए, क्योंकि जो ये क्लैश है वो भयावह होते हैं और इसमें किसी की जीत नहीं होती है, सब लोग हारते हैं। तो ये क्लैश कैसे अवॉइड हो, क्या ऐसी मेच्योरिटी लीडरशिप में आगे आएगी, देखने की बात है। और ये वास्तव में संकट का समय। कोविड ने जो एक चरमराती व्यवस्था चल रही थी, विश्व व्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी थी, उसको हम देख रहे हैं और छिन्न भिन्न कर दिया है। जो विश्व को एक साथ होकर के इस महामारी से लड़ना था, वो विश्व अलग थलग होकर के हर दिशा में अपने अपने ढंग से, हर जगह अपने अपने ढंग से हर देश कार्य करने की कोशिश कर रहा है। एक देश जो कर रहा है उसका दूसरे देश से मतलब नहीं है। हर देश अपनी सीमाएं बंद करके एक बड़ी ही मैं कहूंगा संकीर्ण सोच लेकर के इस पूरी व्यवस्था के बारे में एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग आज करने वाला कोई भी नहीं दिखता है सामने। विश्व व्यवस्था जो है वो कमजोर होती चली जा रही है ऐसे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस आकलन के लिए।